मित्रों नमः संस्कृताय। बीपीवीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। संधि हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर पोर्शन में। स्वर संधि के भेद में दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और पररूप संधि पढ़ चुके हैं। पूर्ण रूप संधि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पररूप संधि पढ़ेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे जो अगले दिन संधि मैंने पढ़ा था। पहले संधि मैंने पढ़ा था पूर्ण रूप संधि। पूर्ण रूप संधि का मतलब है, इसका सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी का मतलब एंग प्रत्याहार यानी ए ओ के बाद ह्रस्व आ आए तो वह पूर्ण रूप हो जाता है। मैंने हम बता दिया कि पूर्ण रूप का चिन्ह ऐसे यस टाइप में होता है। यदि कोई संधि दिया गया है यानी ए ओ के बाद ह्रस्व आ जुड़ता है तो पूर्ण रूप हो जाता है। कोई संधि में यदि ए चिन्ह बना है तो आप जान लीजिएगा कि वह पूर्ण रूप ही संधि है। इसकी चर्चा मैं कल कर चुका हूँ। आज हम बताएंगे पररूप संधि। जब आप लोग पररूप और पूर्ण रूप के विषय में जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तभी आपको ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा। पूर्ण रूप और पर रूप में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टेट हो या सुपर टेट हो। तो आज पढ़ना है पररूप संधि। पररूप संधि। पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम। अब एंगी का मतलब क्या होता है, पररूपम का मतलब क्या होता है। एंग बराबर होता है, मान लो एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में कौन कौन आएगा, ए और ओ आएगा। ए और ओ। ए और ओ के बाद यदि कोई आता है तो वो अपने ही रूप में बदल जाता है। अब उसमें था पूर्ण रूप संधि में क्या था, ए और ओ के बाद पूर्ण रूप में ए और ओ के बाद ह्रस्व आ आता है तो वह पूर्ण रूप यानी यस का चिन्ह हो जाता है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि यदि अगर कोई पहले उपसर्ग लगा है, उपसर्ग के बाद यदि ए या ओ जुड़ेगा तब वहां पर पररूप संधि होगा। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि उपसर्ग अवश्य लगा होगा। तो आप लिखेंगे यानी अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आए तो वह पररूप हो जाता है। पररूप हो जाता है। ठीक। उसमें क्या था, उसमें की खासियत ये थी कि ए और ओ के बाद ह्रस्व आ जुड़ता था। लेकिन इसमें की खासियत ये है कि यदि जब कभी भी आएगा तो उपसर्ग आएगा। यानी उपसर्ग के बाद या तो ए आएगा और उपसर्ग के बाद या तो ओ आएगा। यदि ए आते हैं तो वह पर रूप हो जाता है,
पर रूप का मतलब ये होता है बाद की तरह रूप में बदल जाता है। इसका मतलब कि जैसे इसके बाद ए से कोई जुड़ रहा है उसी प्रकार ए भी हो जाएगा। जैसे जैसे मान लो हम कह दिए प्रा, प्रा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। प्रा में आ जरूर लगा है। मैंने बताया कि अकारांत उपसर्ग तो प्र बोलेंगे तो इसमें आ जरूर लगा है। यदि अगर आ नहीं जुड़ा रहेगा तो इसमें हम हलंत जरूर लगाएंगे, तो धन यदि आ जोड़ देंगे तभी हम प्र कह सकते हैं ना। तभी हम इसको हम प्रशुद्ध तभी कह सकते हैं कि जब तक इसमें आ नहीं लगा रहेगा। तो इसलिए अकारांत शब्द का मतलब होता है इसमें आ जरूर लगा है। यानी उपसर्ग के बाद, उपसर्ग के बाद जैसे प्राधन एजते, प्राधन एजते, तो प्राधन एजते उपसर्ग के बाद ए आवे या तो ओ आवे तो वह पर रूप यानी बाद की तरह हो जाता है। जब कभी भी परिवर्तन होगा तो इसी में परिवर्तन होगा और दूसरे में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह पूर्ववर्ण होता है, एक परवर्ण होता है। पूर्ववर्ण का मतलब होता है पहले का वर्ण और परवर्ण का मतलब होता है बाद का। जब कभी भी परिवर्तन होगा तो पूर्व वर्ण में ही परिवर्तन होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रा है, प्रा में ए जुड़ गया तो बराबर हो गया प्रे, क्या हो गया? प्रे। और जते, प्रे जते, प्रधन एजते बराबर प्रेजते। प्र तो उपसर्ग है ही और एजते जुड़ गया तो यानी पर का मतलब होता है बाद के वर्ण में की तरह हो जाता है। प्राधन एजते बराबर प्रेजते, यानी ये तो वैसे ही है लेकिन इसका जो है इसी तरह प्रे, प्रा में ए जुड़ गया तो प्रे हो गया और जते तो है ये यहाँ तो बराबर प्रेजते हो गया। इसको पहचानने का नियम यही है कि इसमें उपसर्ग जरूर होगा और पूर्ण रूप में पहचानने का नियम ये है कि उसमें जो है ए या ओ में जरूर जुड़ेगा तो आ ही जुड़ेगा, इसके अलावा कोई नहीं जुड़ेगा। और इसमें का खासियत ये है जब कभी भी जुड़ेगा तो उपसर्ग जरूर लगा रहेगा। जैसे यदि हम कहेंगे उप, उप उप यदि कह दिए उप, उप कह दिए तो यदि इन्होंने कहा है अकारांत, तो एक मतलब है कि जब तक इसमें आ नहीं होगा तब तक हम शुद्ध नहीं बोलेंगे। तो यानी कहने का मतलब यानी पा में यदि हम आ जोड़ देंगे तभी तो हमारा बराबर पा हुआ, पा शुद्ध कह दिए। तो यानी उप, उप धन औसति, औसति। देख लीजिए उप उपसर्ग है, अकारांत है, इसमें आ लगा है। उपसर्ग के बाद ए या तो ए आए या तो ओ आए, इसमें ओ आ गया तो क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब कि इसमें परिवर्तन हो जाएगा, यानी रूप का मतलब इसी तरह हो जाएगा। तब उपो इसका मात्रा इसमें चला जाएगा तो उप धन ओ करेंगे तो उपो हो जाएगा, बाद में शर्ती तो है ये यहाँ यानी उपो, इसमें ऊपर उप धन ओ करेंगे तो उपो हो गया और शर्ती तो है ये है बराबर उपोषति। जैसे फिर देखिए जैसे प्रधन औषधि, प्रधन औषधि, प्र उपसर्ग है, ये आकारांत है, इसमें आ लगा है, औषधि है तो प्रम ओ जोड़ देंगे प्रो हो गया और शति तो है ये है बराबर प्रोशति। देखिए फिर देखिए जैसे मान लो हो गया अब एक उपसर्ग है, अब उपसर्ग है अब धन औषधि, अब धन औषधि तो अवधम ओ लग गया तो अवो हो गया और शर्ती तो है ही तो बराबर औषधि,
अवोषति। फिर देखिए जैसे अवधन एहि, अवधन एहि बराबर अव में ए जुड़ गया तो अवे हो गया, अही तो है ये है अवे ही, क्योंकि उन्होंने कहा पर रूप का मतलब इसी अंतर की तरह जैसे इधर है उसी तरह सेम टू सेम हो जा रहा है। फिर देखिए जैसे प्रा, जैसे मान लो प्रा हो गया, प्राधन एश यति, प्रा में ए जुड़ गया तो हो गया प्रे, और शयति तो है बराबर हो गया प्रेषयति, प्रेषयति। फिर देखिए जैसे उपधन एहि, उप है तो उप में ए लग गया तो उपे हो गया, और ही तो ये है बराबर उपे ही, उपे ही। अब इसको कहेंगे आकारांत क्यों है, क्योंकि इसमें कोई हलंत तो है नहीं है, क्योंकि उप कहेंगे तो आ जरूर निकलेगा, ये अगर आ नहीं निकलेगा तो इसमें हलंत लगाना जरूरी पड़ जाएगा। और लेकिन हलंत जब लगा देंगे तो वो अकारांत होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक हम आ नहीं लगाएंगे तब तक उसको हम विधिवत ढंग से नहीं बोल सकते हैं। उप को उप कह सकते हैं लेकिन उप नहीं कह सकते। फिर देखिए जैसे उप धन एजते, एजते तो उप में ए हो गया तो उपे हो गया, जते तो है ये बराबर उपे जे, उपे जते, उपे नहीं ऐसे उपे धन उपधन ए जते का तो उपे जते, उपजते। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट होंगे उसका हम चिन्ह हम जरूर लगा देंगे कि कौन ऐसे हैं कि जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे अब देखिए जैसे उपेशते, उप धन एशते, उपधन एशते यानी इसका मिलाएंगे तो उपे और शते तो है ये है, उपे और शते तो है ये है। तो मित्रों इसमें से कौन कौन ऐसे हैं कि जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। हम जितना संधि बताते हैं उसमें से कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, पहली बार तो इम्पॉर्टेंट बताते ही हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट में भी कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट हैं कि जो कि ज़्यादातर एग्जाम में वही पूछे जाते हैं, उसके अलावा दूसरा नहीं पूछा जाता। जैसे प्रेजते हो गया, ये बहुत पूछा जाता है। उपोषति हो गया, ये बहुत पूछा जाता है। और प्रोषति हो गया और उपेजति हो गया। इसमें से चार ऐसे उदाहरण हैं जो कि ज्यादातर वही पूछे जाएंगे, उसके अलावा नहीं पूछे जाएंगे। वैसे तो इम्पॉर्टेंट सब हैं, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट में चार ऐसे हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ मित्रों ये जरूर समझिएगा, पर रूप और पूर्व रूप से प्रश्न जरूर आते हैं। दोनों में तुलना जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भ्रमित हो जाएंगे कि पूर्व रूप है कि पर रूप है। पूर्व रूप का मतलब पहले की तरह बदल जाता है और पर रूप का मतलब ये होता है बाद की तरह बदलता चला जाता है। पूर्व रूप में क्या होता है, पूर्व रूप में ए और ओ के बाद, ए या ओ के बाद ह्रस्व आ जुड़ता था। उसमें सबसे बड़ी खासियत ये समझिएगा कि उसमें क्या होता था कि ए या ओ के बाद
ह्रस्व अ जुड़ता था, और लेकिन इसमें की खासियत क्या है, उपसर्ग के बाद कोई ना कोई यानी ए या ओ जुड़ता है, उसमें ए या ओ के बाद आ जुड़ता है। आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, यानी पूर्ण रूप में क्या होता है, यानी ए या ओ के बाद आ जुड़ता है, और लेकिन इसमें पर रूप में एक खासियत ये है कि इसमें यानी उपसर्ग के बाद ए या ओ जुड़ता है। और दूसरी खासियत पूर्ण रूप में है, यदि अगर कोई शब्द दिया गया है, कोई शब्द में यदि अगर ऐसे चिन्ह लगा है तो आप पूर्ण रूप ही समझेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं समझेंगे। एक बार नहीं, मैं बार बार कहूंगा, उसमें पूर्ण रूप में ए या ओ के बाद आ जुड़ता है। और दूसरी खासियत ये है, कोई शब्द दिया गया है, उसमें इसका चिन्ह लगा है, तो आप पूर्ण रूप समझिएगा। और पर रूप में क्या है, उपसर्ग के बाद या वो जुड़ता है। जहां उपसर्ग मिल जाता है तो यहाँ पर रूप आप समझिएगा। अब आपको एक उदाहरण जरूर समझ में आ गया होगा और एक ट्रिक भी समझ में आ गई होगी, इसलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके आगे का वीडियो हम फिर बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।